वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के मुमताज़ वकला। अशतर औसाफ साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद किस हद तक अदलिया मुतासर हुई है? देखिए, जब हम अदलिया का बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हम अदलिया से सिर्फ एक ही इदारे को समझते हैं कि वही अदलिया है, और वो है सुप्रीम कोर्ट। जितनी भी कॉन्वर्सेशन में सुन रहा हूँ और कई अरसे से सुन रहा हूँ, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट एज इफ अदलिया सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। जहां तक इंसाफ की बात है और इंसाफ लोगों को मिल रहा है, तो ना पहले मिल रहा था ना अब मिलेगा, जब तक कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, जहां पे लोगों का केसेस चलते हैं, उसको ठीक नहीं करते, आप क्रिमिनल कोर्ट्स को ठीक नहीं करते, आप मैजिस्ट्रेसी का जो सारा सिलसिला है उसको दुरुस्त नहीं करते, आप प्रोसीजरल चीजें ठीक नहीं करते, प्रोसिक्यूशन का निज़ाम ठीक नहीं करते, उस पे ना कोई डिबेट होती है, ना मैं उस पर बात करता हूँ, ना आप बात करते हैं, ना मेरे रुफका इस पे बात करते हैं। वो है जिसको आप अदलिया कहते हैं, ये है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट है एक एपेलेट कोर्ट, और उसके अंदर डिविजन्स आ जाती हैं कि वो एपेलेट कोर्ट भी है, वो रेफरेंस भी सुनती है, यानी वो ओपिनियन भी देती है प्रेसिडेंट को। उसके कहने के ऊपर गवर्नमेंट उसके पास जा सकती है और पूछ सकती है। वो जो है वो आईनी मामलात को भी देखती हैं, जबकि वो हाई कोर्ट से वहां पे आते हैं। और सो मोटो तो सलाउद्दीन साहब भी आपको बताएंगे, शाखावत साहब भी बताएंगे, कभी था ही नहीं, वो इख्तरा थी जजेस की अपनी। तो वो उसको क्लैरिफाई कर दिया गया कि वो होगी नहीं। हाँ, अब क्या हुआ है, जो आईनी मामलात को सुनने का इख्तियार है, चाहे वो डायरेक्टली आए चाहे वो अपील की सूरत में आए, उसको मुंतकिल कर दिया गया है एक और कोर्ट में, जिसका नाम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कर दिया गया। ये फर्क आया है। हाँ, जब डिवीजन या फ्रैक्चरिंग की बात है, मैं तो बरमला आज से नहीं, मैं 7-8 बरस से ये बात कर रहा हूं कि कोर्ट के अंदर जो फिशर्स आ गए हैं, जो कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट में फिशर्स आ गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में खतूत के तबादले आपस में शुरू हो गए, दे वुड सिट अक्रॉस द कॉरिडोर, और फिर भी चिट्ठियां, और पहले चिट्ठियां मैं और आप पढ़ते थे, और बाद में जो मकतूब अला है, यानी जिसको चिट्ठी लिखी जा रही है, वो पढ़ता था। बिल्कुल दैट इज वेयर वी स्टार्टेड गोइंग रॉन्ग। ठीक हो गया। शाखावर साहब, अशतर औसाफ साहब ने जिस चीज़ को पॉइंट किया है कि वो ये कह रहे हैं कि ग्रुपिंग जो है जजेस के दरमियान, उसने अदलिया को ज़्यादा मुतासर किया है। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो बनी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स वहाँ पे जाएंगे। अदलिया की अगर आप एज अ होल बात कहते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से आगाज़ करें, वहाँ पर रिफॉर्म्स करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर फोकस ना करें। What do you think, sir? 27th Amendment, 26th Amendment, इसको एज अ होल देखें तो किस हद तक आपका ख्याल है भी कि इससे मुतासर हुई है या नहीं है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। बात ये है कि अब देखना ये है कि जैसे 1973 में जो उस वक्त के आइन के फ्रेमर्स थे, उन्होंने जो जुडिकेचर का जो चैप्टर बनाया था, उसमें खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसकी 3 जुरिस्डिक्शंस उन्होंने उसमें तफवीज की थी सुप्रीम कोर्ट को। एक थी एपेलेट जुरिस्डिक्शन 185 के तहत, उससे पहले जो आर्टिकल 184 है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थी, और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो 184(3) थी, जो कि लोगों के बुनियादी हकूक सल्ब होने के हवाले से जो मामला अवाम नास के मफाद का हो, तो उस पर वो सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास करती थी, जिसको सो वोटो इख्तियार भी कहते हैं। और उसके बाद फिर जो है उनकी एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी थी। अब उसमें ये हुआ है कि अब 184 वाली जो जुरिस्डिक्शंस हैं, वो अभी उठा के उन्होंने एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करके तो उसको वो तफवीज कर दिए हैं। अब देखना ये है कि या तो ये होता कि ये 184 की पूरी क्लॉज को या पूरे आर्टिकल को जो है वो अगर वहां से निकाल दिया जाता, तो फिर हम समझ सकते थे कि ये एक आईनी इख्तियार जो अदलिया के पास था वो वापस कर दिया गया है या उसको मनसूख कर दिया गया है। अब उसमें यह है कि, और ये कंसिस्टेंटली एक डिमांड आ रही थी कि चूंकि जो 184(3) के तहत जो
मुकदमात होते थे वो जब चलते थे तो बाकी जो मुकदमात लोगों के फौजदारी, दीवानी और कमर्शियल और जितने भी और मैटर्स हैं वो पसे पुश चले लेकिन जाते शाह थे और खबर सारा साहब, फोकस डोंट यू उधर थिंक कि चला ये रेगुलेट हो जाता तो ज्यादा बेहतर था, रेदर देन कि आप इसको अब सिरे से ही आउट कर दें? देखिए मैं आपको बताऊं, एक चीज आप ज़हन में रखें, मेरे बड़े सीनियर पैनलिस्ट यहाँ पे तशरीफ फरमा है। आर्टिकल 175 जो है वो क्या कहता है? एक तो वो कहता है कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगी, हाई कोर्ट्स होंगी और वो अदालतें जो कि कानून के तहत जो है वो आएंगी। अब उसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का भी इजाफा हो गया। अब 175(2) क्या कहता है कि कोई भी अदालत जो जिसका मैंने नाम लिया है वो कोई भी इख्तियार समात इस्तेमाल नहीं कर सकेगी जिसकी उसको कॉन्स्टिट्यूशन या आइन ने उसको तफवीज न किया हो। तो अब बात यह है कि कुछ इख्तियारात हैं, अगर कोई इजाफा कर दें दोनों कोर्ट्स में तो वो भी लेजिस्लेचर कर सकती है। हाँ, ये जरूर है कि बुनियादी हकूक के हवाले से प्रोविजंस को आप वापस नहीं ले सकते। अब यहाँ पे हुआ ये है कि आप जैसे अशरफ साहब भी फरमा रहे थे कि अभी पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि जितने भी आईनी नौयत के मामला जो थे वो सुप्रीम कोर्ट सुनती थी, उसमें बड़े बड़े बेंचेस बनते थे और उसमें जो कंपोजिशन ऑफ बेंच होती थी उससे आप और मैं अंदाजा लगा सकते थे कि ये जो क्वेश्चन इनके सामने है इसमें कितने जजेस किस तरफ जाएंगे और कितने जजेस का ख्याल क्या होगा। तो एक पॉलिटिकल डिवीजन भी जो थी, नजरियाती डिवीजन, जी वो बिल्कुल उमड़ के सामने आ रही थी सही। और वो उनकी झलक जो है वो मैनिफेस्टो में नजर आती थी। ठीक, तो सलाउद्दीन, मैं सलाउद्दीन साहब से ये पूछूंगा, अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की सलाउद्दीन साहब हम ये बात करते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल डिवीजन या जो ग्रुपिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थी, एतजाज अहसन साहब मेरे शो में मौजूद थे, वो भी ये कह रहे थे कि जजेस ने खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। ये 27वीं तरमीम जो आई है, 26वीं आईनी तरमीम आई है, हम ये देखते हैं कि अदलिया के लिए नुकसानदेह है, लेकिन इससे ज्यादा अफसोस दे बात यह है कि जजेस की ग्रुपिंग ने जो है वो अदलिया को इस हद तक मुतासर किया है कि उस नुकसान का अजाला नहीं हो सकता। योर टेक सर। देखें, बिल्कुल जजेस की भी इसमें गलतियां हैं। जजेस ने बजाय सिर्फ कानून और आइन को सामने रखने के उन्होंने बाकी जो सियासी मामलात हैं उनसे भी वो इन्फ्लुएंस हुए हैं। मगर जो अभी शाह खबर साहब बात कर रहे थे कि आप बेंच को देख के अंदाजा लगा सकते थे, तो मैं तो समझता हूं कि ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी है उसमें तो आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं, और जो और एक साल जो आईनी बेंच की कारकर्दगी है उससे तो सामने आ गया है। आप वो बेंच देख के बता सकते थे कि ये मुकदमा हुकूमत ही जीतेगी, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तश्कील के बाद तो ये और भी वाज़ेह हो चुका है कि तमाम जो मुकदमात हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ही और वही जीतने जा रही है। उनकी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक फैसले होंगे। यहाँ ये हो सकता है कि कभी अगर किसी एक आध सूबे का मसला हो वफाक के खिलाफ तो वहां शायद एक आध डिसेंट आ जाए, मगर बाकी चीज तो वाजे है। तो मैं समझता हूं कि जब ये आप जजेस में डिसेंशन, ग्रुपिंग के नाम पे आप जजेस में डिसेंशन और इख्तिलाफ राय खत्म कर देते हैं और आप एक ही मकतब फिक्र से आप तमाम जजेस एक जगह मुरतब कर देते हैं, तो फिर उसके बाद अवाम का जो कॉन्फिडेंस है अदलिया पे वो तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। जी शाह खबर साहब, आपके चीजें सामने हो कि आप बेंच का फैसला आपके सामने क्या आएगा, तो आईनी अदालत भी इस तरह से बनी हुई है कि उसके जजेस को देख के भी यू कैन टेल कि इस हुकूमत के हक में फैसला आ सकता है, या वहां से भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। देखिए, एक अगर मैं आपको बताऊं कि ये दोनों एक एक्सट्रीम्स हैं। मैं आपको बताऊं ये जो कुछ हो रहा है, ये जो हुआ है, जिस बैकग्राउंड में 26th अमेंडमेंट आई है और फिर 27th आई है, इसका बैकग्राउंड आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जनाब अशतर औसाफ साहब को भी और सलाउद्दीन साहब को भी पता है, क्योंकि उस पर अगर हम बात करना शुरू करें तो एक बड़ी लंबी बात चली जाएगी। हाँ, बतौर एक वकील के मैं इस बारे में जरूर सेंसिटिव हूँ कि जो आईनी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस का जो तकर्रुर हुआ है वो प्योरली एग्जीक्यूटिव की डोमेन में हुआ है।
اگر اس کو بھی جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جیسا کوئی ادارہ وہ اپوائنٹ کرتا تو میرا خیال ہے کہ اس سے پھر سوالیہ نشان کم ہوتے. تو یہ چیز تو ایک ہے کہ ایک تاثر یہ ابھرتا ہے کہ جو ججز اپوائنٹ ہوئے ہیں، میں ان کی کریڈیبلٹی کو ڈاؤٹ نہیں کرتا، بڑے آنریبل اور بڑے اپ رائٹ ججز ہیں، لیکن ایک تاثر جو ہے وہ ضرور ایسا ابھرتا ہے کہ ایک پہلی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہے ان کی جو تعیناتیاں ہوئی ہیں وہ ان کے چیف جسٹس جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے مطابق پریزیڈنٹ نے اپوائنٹ کیے، اور باقی ججز جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی مشاورت جو ہے چیف جسٹس اس کے بعد پھر باقی ہوئے. تو یہ کچھ باتیں ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اب آئندہ کیا ہونے والا ہے. یہ ان یوزول بات ہے. اگر تو اس کے پازیٹیو افیکٹس ہوئے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو لوگوں کے دیوانی فوجداری، ان کے کمرشل ایشوز، ان کے الیکشن میٹر، سروس میٹرز، ان کو اگر زیادہ فوکس کریں اور اس پہ زیادہ توجہ دیں تو اصل عوام کے مسائل تو وہ ہیں. آئینی مسائل کا ڈائریکٹلی اس کی انٹرپریٹیشن کا اگر عوام کو فائدہ نہ ہو تو ان کا کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس چیز کو آگے لے کے چلا جائے اور معاملات سٹریم لائن ہو جائیں تو کبھی کبھی ایسی چیزوں میں سے بھی بہتری نظر جو ہے. بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمان گرامی کا. ناظرین، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، فی الحال کے لیے اتنے. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.